नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कैग की रिपोर्ट पर बिहार में मच गया बवाल, विपक्ष ने लगाया करोड़ों के घोटाले के आरोप, करोड़ों रुपए का हिसाब किताब गायब। सूरत में 11 करोड़ का साइबर फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश, अजमेर से 3 आरोपी गिरफ्तार, दुबई कनेक्शन सामने आया, 21 मोबाइल, 88 एटीएम कार्ड सहित भारी सामान बरामद। पीएम मोदी ने सांगड़ में माइक्रो एटीएमपी प्लांट का उद्घाटन किया, सेमीकंडक्टर निर्माण को मिलेगा बढ़ावा, रोजगार और वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की मजबूती पर जोर दिया। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव, तेल अवीव में बज रहे सायरन, ईरान का इजराइल पर मिसाइल अटैक, इजराइल ने ईरानी हमले की पुष्टि की, ईरान के हमले को नाकाम करेंगे इजराइल। गढ़चिरौली में अवैध रेत खनन का बड़ा खेल, साखरा में रेत माफिया का चौंकाने वाला कारनामा, नदी के बीच बनाई 2.5-3 किलोमीटर पक्की सड़क पर मिशन का गलत इस्तेमाल, बड़ी मशीनों से खनन, करोड़ों के राजस्व नुकसान का अंदेशा। खबरें अब विस्तार से। कैग की रिपोर्ट पर बिहार में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ने एक रिपोर्ट के हवाले से करोड़ों रुपए के घपले और घोटाले के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, राजद विधायकों ने इनपुट क्रेडिट घोटाला समेत कुछ प्रमुख मुद्दों को भी उठाया है। सीएजी रिपोर्ट के माने तो बिहार में करोड़ों रुपए किसने और कहां खर्च किया, इसका हिसाब किताब ही नहीं मिल रहा। पेश है पटना से एसके राजीव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार बदल गया है, बिहार बदल रहा है, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सुशासन की एनडीए सरकार ये दावा सड़क से लेकर सदन तक करती है। बगैर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग कहा जाता है, उसने बिहार में 31 मार्च 2025 तक 92,133 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी यूसी लंबित, साथ ही साथ अनुपलब्ध रहने से राज्य की वित्तीय जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ये बात उस समय सामने आई जब कैग ने राज्य सरकार को राज्य वित्त से संबंधित अपने लेखा प्रतिवेदन सौंपे। कैग की राज्य वित्त पर लेखा रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 मार्च 2025 तक 92,133 करोड़ रुपए राशि के कुल 62,632 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे। 31 मार्च 2024 तक राज्य में 70,878 करोड़ रुपए राशि के 49,469 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे। जाहिर है सियासत तेज होगी और विपक्ष सरकार को इसे लेकर घेरेगा। मैं वही देख रहा था, अभी पूरा मैंने देखा नहीं है, लेकिन इस तरह की जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो एसीडीसी बिल, सब हर रिपोर्ट में आ रहा है और इन चीज़ों को सरकार संभालने में सीरियस नहीं है, या फिर मैं समझता हूं कि सरकार अक्षम है। सरकार हर मोर्चे पर फेल है, जिसमें यह मोर्चा जिसमें हमेशा ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है, वही सबसे बड़ा क्वेश्चन वहाँ पर डेवलप हो रहा है। नहीं, देखिए, कैग ने वही सारी रिपोर्ट में लेकर आई है जिसको विपक्ष ने हमेशा दिखाया है। आप देखेंगे इस सदन में भी इंदिरा आवास को लेकर सवालों को लेकर सत्ता पक्ष के और विरोधी दल के विधायकों ने मामला उठाया था और उनकी रिपोर्ट में ये आ गया कि एक दिन के अंदर घर बन जा रहा है, प्लिंथ लेवल से लेकर छत लेवल तक। आपने देखा होगा कि एक ही खाते में 5-5 लोगों की सब्सिडी भेज दी गई है। ये कृषि विभाग में इनपुट हुआ है। आप देखेंगे कि अलग अलग विभागों में जो खरीदारी हुई उसमें बहुत सारी खामियां हैं। तो आप देखें कि जो बात विपक्ष उठा रहा था, कैग रिपोर्ट में उस बात को पुष्टि किया है और बताया है कि नहीं, जो बिहार सरकार का जो वित्तीय प्रबंधन है वो बहुत खराब स्थिति में है और यहाँ कहीं ना कहीं 92,000 का 20,000 करोड़ बढ़ गया। तो आप देखिए, हम वही बात कहना चाह रहे हैं कि सरकार वित्तीय प्रबंधन में फेल है और कहीं ना कहीं अगर कल के डेट में यहाँ 50-60 हज़ार करोड़ का कोई घोटाला सामने आ जाए तो बड़ी नई बात नहीं होगी। दरअसल उपयोगिता प्रमाण पत्र वो अनिवार्य दस्तावेज होते हैं जिन्हें अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाएं ये प्रमाणित करने के लिए पेश करती हैं कि उन्हें दी गई सरकारी अनुदान राशि का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया गया है। कैग अपनी रिपोर्ट में पहले बड़ी संख्या में लंबित यूसी का उल्लेख करता रहा है।
जो इस बात का संकेत है कि भारी राशि के वास्तविक इस्तेमाल का प्रमाण उपलब्ध नहीं है और इससे गबन, धन विचलन या धोखाधड़ी का जोखिम बढ़ता है। कैग के मुताबिक यूसी जमा नहीं किया जाना बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 का उल्लंघन है, जिसके तहत अनुदान जारी होने वाले वित्त वर्ष की समाप्ति के 18 महीने के भीतर संबंधित दस्तावेज जमा करना जरूरी है। विपक्ष के सवाल पर सत्ता पक्ष इसे घोटाला नहीं मानता और जांच की बात कहता है। नहीं, अभी तो चूंकि मैं लोक लेखा समिति का भी सदस्य हूं और सीएजी की हर रिपोर्ट लोक लेखा समिति में आती है। हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे कि बहुत सारे रिपोर्ट आने में देर होती है और रिपोर्ट जब देर होती है आने में और रिपोर्ट पहले आ जाता है सीएजी का, उस रिपोर्ट को मंगवा करके सही समय पर उसको देखा जाएगा। गड़बड़ी होगी तो हम लोग खुद ही रिकमेंड करेंगे जांच के लिए। नहीं, अभी ऐसे कैसे बता दें। सीएजी का रिपोर्ट जब जाएगा हमारे कमेटी में और फिर हम लोग उसके आधार पे विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे और उसके बाद इस पे हम लोग कुछ कहा। देखिए सीएजी रिपोर्ट के बारे में क्लियर समझ लीजिए। ये एजेंसी जो है, सरकार का जो एजी है, वो सरकार के हर एक विभाग के क्रियाकलाप का जांच करती है और साल में एक बार वो रिपोर्ट हाउस में ले होता है। तो उसमें जहां भी गड़बड़ी है, एक प्रॉपर हम लोगों का विधानसभा का कमेटी कई स्तर पर जो गड़बड़ियां हैं उसका जांच किया जाता है और जो जहां कमी है उसको निर्देशित हम लोग करते हैं कि ये कमी है, इसको आप ठीक करिए। तो एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत ये बात होती है। ऐसा नहीं है कि कोई इसमें घोटाला है। ये जो लोग ये समझते हैं उनकी समझदारी का फेर है। देखिए, जहां गड़बड़ियां हुई है तो उसकी जांच होगी, चूंकि सरकार किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो गड़बड़ियां हुई है उसकी जांच करके कार्रवाई होगी। बिहार विधानसभा में वित्त विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव ने सीएजी की रिपोर्ट पेश की है, जिसमें जिला परिवहन कार्यालयों की प्रगति की रिपोर्ट समेत अन्य कई रिपोर्ट शामिल है। सीएजी की रिपोर्ट में कुछ ऐसी गड़बड़ी और घपले सामने आए जिसने विपक्ष को नीतीश सरकार को घेरने का बड़ा मौका दे दिया। बिहार विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस रिपोर्ट में कई वित्तीय अनियमितताएं उजागर हुई हैं। दरअसल में बिहार में प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जहां गलत तरीके से आवास का आवंटन किया गया है, वहीं दूसरी तरफ फंड की कमी दिखाई गई है और फंड के बंदरवाट की भी जानकारी दी गई है। कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं कि सीएजी की इस रिपोर्ट के बाद सरकार जो है वो लगातार घिरती नजर आ रही है। पटना से कैमरा पर्सन विकास और सहयोगी विवेक के साथ इसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार। गुजरात के साणंद अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया और इसके बाद सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट और पैकेजिंग ATMP फैसिलिटी का उद्घाटन किया। इस अत्याधुनिक परियोजना को भारत में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सबसे बड़ी और सफल AI समिट के बाद आज हम यहां एक और ऐतिहासिक पड़ाव के साक्षी बन रहे हैं। AI समिट ने जहां दुनिया को भारत के AI सामर्थ्य से परिचित कराया, वहीं आज का ये दिन टेक्नोलॉजी लीडरशिप को लेकर भारत के कमिटमेंट का एक और प्रमाण है। साथियों, बहुत दूर की बात नहीं है, 10-11 वर्ष पहले तक भारत में डेटा और चिप की चर्चा बहुत ही क्लोज सर्कल्स में ही होती थी। जब टेक्नोलॉजी की बात आती थी तो अक्सर हमारी चर्चा लार्जली IT सर्विसेज के इर्द गिर्द ही रहती थी। और आज देखिए, सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाने वाला भारत अब हार्डवेयर के क्षेत्र में भी
अपनी पहचान को सशक्त कर रहा है। आज साणंद में हम नए भविष्य का उदय होते देख रहे हैं। माइक्रोन की इस ATMP फैसिलिटी में कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत ग्लोबल टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन में भारत की भूमिका को मजबूत करने वाली है। गुजरात के सूरत में अल्थाण पुलिस ने 11 करोड़ रुपए के अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड रॉकेट का पर्दाफाश करते हुए राजस्थान के अजमेर से 3 मुख्य आरोपी सुरेंद्र गौड़, गोविंद सिद्ध और भाविक श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि गिरोह फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक खाते खुलवाकर उनके ATM और पासबुक टिकट अजमेर, दुबई भेजता था, जहां से साइबर ठगी की रकम का रोटेशन किया जाता था। अब तक करीब 11 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का खुलासा किया है पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 21 मोबाइल फोन, 33 सिम कार्ड और 88 ATM कार्ड और 39 पासबुक और 5 चेकबुक और 2 वाईफाई राउटर बरामद किए हैं। मामले की गहन जांच जारी है। गुजरात राज्य के नायब मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी सर और सूरत शहर के माननीय CP श्री अनुपम सिंह गहलोत सर की सूचना मुजब सूरत शहर बढ़ते हुए साइबर क्राइम को अटकाने में सतत अग्रसर है और इस अनुसार अल्थाण पुलिस स्टेशन के PSI ND परमार और PC रमेश भाई, इन दोनों की माहिती से एक फरियादी हमें मिला, जिस फरियादी ने नोटिस किया था कि उसने अपना एक अकाउंट किसी को दिया है और उसके अंदर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो उसको फरियाद हमने दाखिल की और जब जिसको उसने ये अकाउंट दिया था, उसका नाम भाविक श्रीवास्तव है, उसको लेकर के आए तो पता चला कि उस अकाउंट का मिसयूज हो रहा है। क्राइम, चाहे वो साइबर क्राइम हो, गेमिंग हो, इस तरह के पैसे लेकर के उसको अलग अलग म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफर करके फाइनली वो पैसा दुबई तक पहुंचाने का। उस आरोपी के निवेदन मुजब 2 नए आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें कि रवि गावानी और तरुण राठौर जिनके नाम थे। और इन तीनों के निवेदन से एक पूरे रैकेट का पता चला, जिसमें कि यहाँ से अकाउंट खुलवा करके उस अकाउंट की पूरी किट लेकर के वो किट को अजमेर और दुबई भेज रहे हैं और इसमें पूरे पैसों का ट्रांजैक्शन म्यूल अकाउंट्स के थ्रू हो रहा है। तो पुलिस ने एक डमी किट बना करके उन अजमेर के आरोपियों को कांटेक्ट करके वहां पर भेजा और वहां पर ये 2 आरोपी सुरेश गौर और गोविंद सिद्ध, इन दोनों को अरेस्ट किया और इनके पास से वहां पर अलग अलग कंपनियों के कुल 21 मोबाइल फोन, 33 सिम कार्ड, 88 ATM कार्ड, 39 बैंक पासबुक और 5 चेकबुक जैसे मिले। और अभी तक के इनके निवेदन से ये पता चला है कि टोटल 35 ऐसे बैंक अकाउंट अलग अलग बैंकों में, नेशनल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में इन्होंने खुलवा के रखे हैं, जिसके थ्रू ये क्रिमिनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। कुल 11 करोड़ का अभी तक हमें तक ट्रांजैक्शन पता चला है और आगे की तपास जारी है। भारत के इजराइल स्थित दूतावास तेल अवीव ने इजराइल में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने सभी भारतीयों को सतर्क रहने, इजरायली प्राधिकरणों और होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का सख्ती से पालन करने तथा अगली सूचना तक अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। नागरिकों को सुरक्षित शेल्टर के पास रहने और स्थानीय समाचार व आपात अलर्ट पर नजर रखने को कहा गया है। उधर भारतीय दूतावास तेहरान ने भी अपनी ताजा एडवाइजरी में कहा है कि ईरान में मौजूद भारतीय नागरिक जितना जल्द संभव हो उतनी जल्द ईरान देश छोड़ दें। महाराष्ट्र के खनिज संपदा से समृद्ध गढ़चिरौली जिले में अवैध रेत खनन का बड़ा मामला सामने आया। साखारा गांव के पास रेत माफिया ने नदी के तल में ही करीब 2.5 से 3 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क बना दी। प्रशासन ने सर्वे नंबर 520 में किसान अरविंद बानवले की 1.47 हेक्टेयर जमीन में से केवल 0.40 हेक्टेयर क्षेत्र सीमित खनन की अनुमति दी थी, लेकिन ठेकेदार पर आरोप है कि उसने नियमों का उल्लंघन करते हुए भारी मशीनों से बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया है। इस दौरान नदी किनारे सैकड़ों ट्रिप मुरूम और पत्थरों से सड़क तैयार की गई, जिससे करोड़ों रुपए के राजस्व नुकसान की आशंका बताई जा रही है। मामले में प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं और स्थानीय नागरिकों ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग कर दी है। मुंबई और महाराष्ट्र में पत्रकारों, कैमरामैन और पत्रकारिता से जुड़े सभी सहकर्मियों के लिए एक बड़ी और सराहनीय पहल की गई है। महाराष्ट्र टेलीविजन जर्नलिस्ट एसोसिएशन को 2 अत्याधुनिक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई हैं। RBG फाउंडेशन की ओर से दी गई इन एम्बुलेंस का लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जर्नलिस्ट एसोसिएशन की इस पहल की खुलकर सराहना की है।
मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने यह भावना व्यक्त की कि पत्रकारों को कभी ऐसी नौबत ही न आए कि उन्हें एम्बुलेंस सेवा का उपयोग करना पड़े। लेकिन आपात स्थिति में आरबीजी फाउंडेशन की ओर से दी गई इन एम्बुलेंस की यह सुविधा बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। टीव्ही जर्नलिस्ट असोसिएशनचं मी मनापासून अभिनंदन करतो की आपल्या पत्रकारांच्या सोयीकरता 2 एम्ब्युलन्स आज त्याचं लोकार्पण माननीय उपमुख्यमंत्री मी आणि सर्व आमच्या मंत्र्यांनी केलेलं आहे। आपले जे विशेषतः टीव्ही जर्नलिस्ट आहेत ते अत्यंत विपरीत परिस्थितीमध्ये आणि अतिशय संवेदनशील अशा जागांवर, अनेक वेळा अतिशय ट्रॅफिकमध्ये हजार्डियस जागांवर सर्व कव्हरेज करत असतात। त्यामुळे दुर्दैवाने अपघात होण्याची संभावना असते। अशा संभावित वेळी आपली हक्काची व्यवस्था पत्रकारांना मिळावी, हा जो काही उपक्रम या ठिकाणी आपण हातामध्ये घेतलेला आहे हा खरोखर अत्यंत स्तुत्य आहे। पण जसं माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की जरी हा उपक्रम स्तुत्य असला तरी या रुग्णवाहिका वापरण्याची वेळ आपल्यावर येऊ नये अशाच आमच्या सर्वांच्या शुभेच्छा असतील। आणि आपण हाही प्रयत्न करत आहात की ज्यावेळी या रुग्णवाहिका इतर वेळी जे बाकी रुग्ण आहेत त्यांच्याकरता देखील आपण त्या उपलब्ध करून देत आहात। त्यामुळे एक अतिशय चांगलं सामाजिक दायित्व या माध्यमातून आपण या ठिकाणी आरपीजी फाउंडेशन त्यांचेही मी अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो। अनेक ठिकाणी ॲम्ब्युलन्सेस देऊन त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं या सगळ्या आरोग्याच्या सेवेकरता हातभार लावलेला आहे। आणि पुन्हा एकदा टीव्हीजेचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो। माझ्या वतीनं माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजींच्या वतीनं आमचे सर्व मंत्री महोदयांच्या वतीनं आपल्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पत्रकारों के स्वास्थ्य की चिंता को ध्यान में रखते हुए ये दोनों एम्बुलेंस आरबीजी फाउंडेशन की ओर से मुहैया कराई गई है। खबरों की आपाधापी और लगातार भागदौड़ के बीच पत्रकारों और कैमरामैन को जिन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है उन सभी संवेदनशील पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संस्था ने यह पहल शुरू की है और भविष्य में भी हमेशा सहयोग देने का भरोसा जताया है। बाइट मधुरा गेठे, आरबीजी संस्था, बाइट उदय जादव, टीवीजे अध्यक्ष। मेरी जो है सामाजिक संस्था है आरबीजी फाउंडेशन, इसके तहत मैं एनवायरनमेंट, पर्यावरण से जुड़ी जो भी है जैसे कि पर्यावरण बचाव है, वसुंधरा बचाव है, इसमें भी मैंने काफ़ी काम किया हुआ है, अभी भी मैं काम कर रही हूँ। और वह महिला सबलीकरण, वुमेन एम्पावरमेंट में ही मेरे कुछ ऐसे इवेंट चल रहे हैं। और ये जो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज हम लोग सब देख रहे हैं कि कितना पॉलिटिक्स में और सभी इसमें जो करंट चल रहा है उसमें सब कुछ बहुत फास्ट ये सब चल रहा है। तो इसी वजह से हमारी जो मीडिया के जो है लोग, मीडिया लोग मीन्स रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, ये सब लोगों का भी उतना ही फास्ट तरीके से सब चल रहा है। तो इन यस कैमरामैन भी, ऑफ कोर्स कैमरामैन भी तो इनके हेल्थ का भी, तो हेल्थ हम लोग क्या योगदान कर सके, हमारा पार्टिसिपेशन क्या रहेगा इनके हेल्थ से जुड़े, फिटनेस से जुड़े इसमें, इसलिए मैं आरबीजी फाउंडेशन ने ये इनिशिएटिव लिया है। इसमें हमें टीवीजे एसोसिएशन के उदय जी हैं, उनकी काफ़ी मुझे मदद हुई है। और जैसे कि लालबाग सा राजा जो गणेशोत्सव मंडल है, उन्होंने भी हमें इसमें काफ़ी सपोर्ट किया है, साथ दी है। तो यस, मेरा और मेरे फाउंडेशन का यही ये रहेगा, पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि हम लोग रिपोर्टर्स, मीडिया के लिए, हेल्थ के लिए, मीडिया की हेल्थ के लिए जो कुछ भी कर सकेंगे वो डेफिनेटली करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आरबीजी फाउंडेशन को, और उन्होंने जो अपने टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन को ये 2 एम्बुलेंस दी है, एक सेवा के स्वरूप में उन्होंने दिया है। और हमें ये एम्बुलेंस चलाने के लिए लालबाग सा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल, डायलिसिस सेंटर, इन्होंने भी बहुत बड़ा सहकार्य जो है किया है। उनका भी हम बहुत बड़े दिल से उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। ये 2 एम्बुलेंस है वो महाराष्ट्र के सभी वीडियो जर्नलिस्ट हमारे भाई हो या फिर पत्रकार हमारे भाई हो, उनके आरोग्य के लिए और उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी उपलब्ध
उपलब्ध रहेंगे, ऐसी नौबत ना आए, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। और उसके साथ साथ ये जो एम्बुलेंस है वो आम इंसान के लिए भी अवेलेबल रहेंगे। लेकिन जब हमारे बड़े इवेंट होते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा मोर्चा हो, आंदोलन हो या फिर बहुत बड़ा मेला हो, तो वहाँ पर ये एम्बुलेंस जो है तो तैनात रहेंगी हमारे सभी मीडिया प्रतिनिधियों के सेवा के लिए। मुंबई, महाराष्ट्र हो या देश का कोई भी हिस्सा, अक्सर आप देखते होंगे जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो उस वीआईपी मूवमेंट के बाद चाहे वहां पर आने वाले मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो, अक्सर साथ में एम्बुलेंस दिखाई देती है। लेकिन मुंबई शहर और उससे सटे इलाकों में भी अब जहां पर भी कोई बड़े मोर्चे होंगे या फिर जहां कोई बड़ी सभा होगी और जहां पर भी बड़े पैमाने पर पत्रकारों का जो हुजूम इकट्ठा होगा कवरेज के लिए, उन सभी पत्रकारों के लिए, चाहे वो रिपोर्टर हो चाहे कैमरामैन हो, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये दोनों एम्बुलेंस हैं उस जगह पर, जो संबंधित जगह होगी जहां पर सभा या मोर्चा होगा, वहां पर तैनात होंगी, ताकि भगवान न करे अगर किसी पत्रकार या कैमरामैन का कोई स्वास्थ्य इशू होता है तो तुरंत के तुरंत वहां पर इस तरह की एम्बुलेंस जो सुविधा है वो तैनात रहे और इसका उपयोग किया जा सके। मुंबई से कैमरामैन संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई। तेहरान एक बार फिर युद्ध के घेरे में है। इजरायल ने राष्ट्रपति कार्यालय को इस निशाना बनाकर सतत मिसाइल हमला किया है, जिससे आसपास के नागरिक इलाकों और इमारतों में भयंकर खतरा उत्पन्न हो गया है। हमले के तुरंत बाद शहरों में अफरा तफरी और भय का माहौल देखा जा रहा है। सुरक्षा बल हर तरफ सतर्क और तैनात हैं और नागरिक अपने घरों से सुरक्षित स्थानों की ओर भागते दिखाई दिए। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा, यह हमला केवल सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला कदम था ताकि ईरान की संभावित सैन्य कार्रवाई को रोका जा सके। एक अमेरिकी अधिकारी ने भी पुष्टि की है कि अमेरिका ने हमले से सहयोग और निगरानी की भूमिका निभाई है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि युद्ध की यह सनक मानवता के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। ईरान इजरायल तनाव दशकों पुराना है और 1990 के बाद से दोनों देशों के बीच कई बार सैन्य और साइबर हमले हो चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है यह हमला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं है बल्कि एक सशक्त राजनीतिक संदेश भी है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।